नमस्कार पब्लिक, सीआईडी सीजन 2 एपिसोड नंबर 36 एक ऐसा एपिसोड जिसे देखने के बाद एकदम माइंड फ्रेश हो गया। एकदम बोले तो एंटरटेनमेंट वाली जो जबरदस्त सीआईडी को हम लोग मिस कर रहे थे सीआईडी सीजन 2 के पिछले कुछ एपिसोड से। भाई इस एपिसोड को देखने के बाद लिटरली वो सारी चीजें, वो टेंशन भी दूर हो गई। और बाकी दोस्तों, आप लोगों ने इस एपिसोड को देखा या फिर नहीं देखा कमेंट बताइएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज के छोटे से वीडियो में इस एपिसोड का एक छोटा सा रिव्यू करने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग रह गई है और साथ ही में बहुत सारे रहस्य ऐसे भी रह गए हैं जिन पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। तो उन सारी चीजों का आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी स्किप मत करना। बाकी चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी एपिसोड की बात करें तो एपिसोड की शुरुआत होती है अभिजीत और दया की कंट्रोवर्सी के साथ, जो कि पब्लिक के बीच एक बहुत ही बड़ी एक्साइटमेंट पैदा करती है। और उसके बाद डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है क्राइम सीन का, जहां पर एक लड़की का मर्डर होता है और वहां पे सीआईडी टीम पहुंच करके उस केस को हैंडल कर रही होती है और उन सारी चीजों को एक मीडिया वाले कवर कर रहे होते हैं। और उसी मीडिया वाले का न्यूज हॉस्पिटल से सचिन सर देख रहे होते हैं। और देखने के बाद वहां पर उनको पता चलता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ है ये वही लड़की है जिसको उन्होंने बरबोजा के साथ देखा था, क्योंकि इसके पैर में जो सैंडल इसने पहना था वो सेम सैंडल वो लड़की भी पहनी थी। क्योंकि इस सैंडल के अंदर कुछ खास बातें थी, जो कि उस सैंडल के ऊपर एक टैटू बना था, एक खास किस्म का डिजाइन बना हुआ था, जिसकी वजह से सचिन सर ने उसको पहचान लिया। और लिटरली भाई यहाँ पर जो सचिन सर की एक्टिंग देखने को मिलती है भाई, लिटरली एकदम बोले तो एकदम जबरदस्त वाली, एक खतरनाक लेवल वाली एक्टिंग मुझे जो कि बहुत ज्यादा पसंद आई है। आई थिंक पिछले 2 वीक से सचिन सर गायब थे, तो इस एपिसोड में उनका कुछ झलक देखने को मिला है, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त है। और बहुत सारी पब्लिक उनको मिसिंग भी कर रही थी, तो फिलहाल इस एपिसोड के अंदर उनकी मिसिंग खत्म हुई। बाकी टॉपिक पे आते हैं। जैसे सचिन सर उस लड़की का सैंडल देखते हैं और देखने के साथ साथ वो दया सर को बताने के लिए थोड़ा सा ज्यादा ही घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी में बेड से उतरते हैं। उतरने के बाद वो गिर जाते हैं। बाकी वहां पर नर्स आती है और दया सर को बुलाया जाता है। दया सर को वो बताते हैं कि वही लड़की है जो बरबोजा के साथ थी बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम। और अभी दया सर सचिन सर से बात ही कर रहे होते हैं, तब तक पूर्वी का कॉल आता है कि एक और मर्डर हो गया है। फिर वहां पे पहुंचते हैं दया सर। पहुंचने के बाद सबसे पहले उस लड़की का सैंडल चेक करते हैं, तो भाई देखते हैं कि वहां पर उस लड़की के भी सैंडल में कुछ यूनिक डिजाइन थे, जिससे ये कंफर्म होता है कि जो दोनों लड़की थी बरबोजा के साथ में, उसका कहानी इस एपिसोड से खत्म होता है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर उन दोनों लड़की को मार दिया गया है। बाकी मेरे साथ साथ सीआईडी के बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जिनको ये लग रहा था कि वो जो दोनों लड़की है सीआईडी की कोई गद्दार मेंबर है, वो शायद डॉक्टर तारिका या फिर श्रेया हो सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये कोई अलग मेंबर थी जो कि बरबोजा की ही टीम की थी। और दोस्तों एक और चीज, जो चीज मैंने पहले मिस कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूंगा। जो पहली लड़की का मर्डर हुआ था, उस लड़की के हाथ पे एक टैटू था, एक कोड था, जो कि किसी बार का होता है। तो उसके बारे में पता चल जाता है। वहां पे सीआईडी टीम जाती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो वहां पे गई थी। और उसके बाद वहां पर एक आदमी आया था जो कि एक फ्रेंच दाढ़ी में था और रात में काला चश्मा पहन करके आया था। उसके साथ वो काफी देर बात की, उसके बाद उसके साथ चली गई। और इस वाले सीन के बाद आपके मन में किसका नाम आया था इस काले चश्मे के बाद? भाई मेरे मन में बरबोजा का नाम आया था, बट यहाँ पर अभिजीत सर होंगे इस बात का अंदाजा नहीं था। आपके मन में किसका नाम आया था कमेंट बताइएगा। और बाकी उसके बाद सचिन सर की सीन होती है और उसके बाद सेकंड वाली लड़की का मर्डर होता है। और उसके बाद दया सर मिलने जाते हैं अपनी एक पुरानी खबरी से, जिसका नाम होता है प्रिया। और प्रिया को वो अपनी सीआईडी टीम के सभी मेंबर का मोबाइल नंबर देते हैं कि इन सभी मोबाइल नंबर को ट्रैक करो, ट्रैक करके बताओ इनमें क्या कुछ गड़बड़ दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई देता है। और उसके बाद फोरेंसिक लैब का सीन आता है, जहां पर पंकज, पूर्वी और वो दोनों नई लड़की, जिसका नाम भाई मैं बार बार भूल जाता हूँ, और वहाँ पे गार्गी होती है। डॉक्टर सालू के फिर से इस एपिसोड में देखने को नहीं मिले हैं। और डॉक्टर गार्गी बताती है कि इन दोनों लड़की का मौत ठीक उसी केमिकल की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उन तीनों लड़कों का मौत सीआईडी ब्यूरो के अंदर हुआ था। बाकी उसके बाद दया का सीन आता है, जिसमें वो प्रिया से बात करता है, यानी उसकी जो खबरी होती है वो उसको अपनी खबर देती है कि बाकी जो आपके सीआईडी मेंबर हैं उन सभी का तो रिकॉर्ड्स क्लियर है, सभी का मोबाइल ट्रैकिंग सारी चीजें क्लियर है, बट हाँ एक शख्स है जिसका कुछ गड़बड़ है, वो है अभिजीत, जो कि दोनों ही क्राइम सीन पर मौजूद थे। और फिर दया एक पर्सन को कॉल करता है और उसको अभिजीत की फोटो भेजता है और बोलता है कि इस फोटो के ऊपर फ्रेंच दाढ़ी और इस पर एक काला चश्मा लगा करके इस फोटो को एडिट करके मुझे दो। और वो फोटो जैसे ही बंदा एडिट करके देता है, वो फोटो को बार के मैनेजर को भेजता है कि क्या ये वही बंदा था जो कि उस रात लड़की को लेके गया था साथ में। तो वो बोलता है कि हाँ यही बंदा था। और उसके बाद दया पहुंचता है अभिजीत के घर, जहां पर अभिजीत बैठ करके चाय पी रहा होता है और दया पहुंचता है, तो उनके बीच कुछ अच्छी खासी फ्रेंडशिप वाली बातें, कुछ तर्के, कुछ तीखे दया का अंदाज भी देखने को मिलता है, जो कि इस एपिसोड को और भी ज्यादा बेहतरीन और खास बनाता है। और बाकी यहाँ पर दया और अभिजीत की बातचीत से पता चलता है कि
अभिजीत जो है वो पिछले 7 दिनों से लीव पर था और इस 7 दिनों में वो गोवा गया हुआ था अपनी बेटी श्रेया से मिलने के लिए। बाकी इस वाले सीन में अभिजीत जो भी बातें बता रहा था, जो भी बातें कर रहा था, उसमें ऐसा लग रहा था कि अभिजीत सारी चीजें झूठ बोल रहा है, सारी चीजें वो सोच सोच के बोल रहा है। तो ये चीजें क्या आप लोगों को भी ऐसा लगा था कि अभिजीत यहाँ पर झूठ बोल रहा है? खैर बाकी यहाँ पर से दया जाता है, जाने के बाद जैसे ही बाहर जाता है तो अभिजीत की गाड़ी को थोड़ा सा ताक झाक करता है और ताक झाक करने के बाद ऊपर से अभिजीत देखने लगता है, तो इस वजह से वो डायरेक्ट चला जाता है और फिर वो पहुंचता है एसीपी आयुष्मान के पास और एसीपी आयुष्मान से रिक्वेस्ट करता है कि वो अभिजीत को ट्रैक करे। और ये बात सुन करके एसीपी आयुष्मान थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं कि दया अभिजीत को ट्रैक करवाना चाहता है। बाकी वो ऑलरेडी ट्रैक करके बैठे थे तो वो बता देते हैं कि अभिजीत अभी फिलहाल अपने घर पर ही है। बाकी दोस्तों ये वाला सीन आप लोगों ने देखा होगा तो भाई इस वाली सीन की ग्राफिक्स आप लोगों ने थोड़ा सा नोटिस किया? भाई लिटरली यार काफी ज्यादा जबरदस्त और एक माइंड ब्लोइंग सीन था यार, एकदम मतलब कि देखने में एकदम कूल सा लग रहा था। नाइट का सीन, पीछे में चंद्रमा दिख रहा था, एक बढ़िया सा बैकग्राउंड जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता था इस सीन को। और फिर उसके बाद सीन दिखता है कि अभिजीत उसी फ्रेंच दाढ़ी और काले चश्मे के अंदर कहीं जा रहा हो दिखता है और सुबह में पता चलता है कि जो प्रिया थी, जो दया की खबरी थी, उसका मर्डर हो गया होता है। और बाकी क्राइम सीन पर सीआईडी वाले पहुंचते हैं और दया थोड़ा सा पीछे पहुंचता है और जैसे ही वो देखता है कि खबरी प्रिया का मर्डर हो गया तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और एसीपी आयुष्मान को थोड़ा सा अंदर ले जाकर के सीक्रेट में बातें करता है। और अंदर जाते ही दया एसीपी आयुष्मान से पूछता है कि आप तो अभिजीत को ट्रैक कर रहे थे तो फिर ये कैसे हो गया? तो एसीपी आयुष्मान बोलते हैं कि भाई हर टाइम तो मैं स्क्रीन पर नजर नहीं रख सकता, 1-2 घंटे के लिए मैं किसी से बातें कर रहा था और जैसे ही बातें खत्म हुई मैंने देखा कि अभिजीत की गाड़ी प्रिया के घर की तरफ बढ़ रही होती है। अब जैसे ही एसीपी सर के मुंह से प्रिया का नाम निकलता है दया को शक होता है कि आपको कैसा पता कि अभिजीत प्रिया को मिलने जा रहा है, क्योंकि आप तो प्रिया को जानते नहीं थे, तो आपको कैसे पता चल गया? तो एसीपी सर कुछ बोले उससे पहले दया खुद ही समझ जाता है कि आप अभिजीत के साथ साथ मुझे भी ट्रैक कर रहे थे। और बाकी यहाँ पर इनके बीच थोड़ा सा आर्गुमेंट होता है जो कि पूर्वी सुन लेती है पीछे से। और उसके बाद डायरेक्ट ये लोग पहुंचते हैं अभिजीत सर के घर पे और वहां पर वो लोग डायरेक्ट अभिजीत सर से पूछताछ शुरू करते हैं और ऊंची आवाज में बातें करते हैं, दोस्ती वगैरह तोड़ने की सारी बातें हो जाती है। भाई बहुत ज्यादा वो कंट्रोवर्सी देखने में तो भाई रोंगटे एकदम खड़े हो रहे थे कि अभिजीत दया फिर से आमने सामने दिख रहे हैं। और यार अभिजीत सर तो वहां पे इमोशनल भी हो गए, बोले कि यार हमको कुछ तो याद ही नहीं कल रात मैंने क्या किया क्या नहीं। और बातों ही बातों में दया एक टोनी का नाम लेता है जो कि अभिजीत बोलता है मैं इस टोनी को नहीं जानता, कौन है ये टोनी? और अभिजीत वहां पे पूछता है कि दया तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तो दया बोलता है कि नहीं मुझे तुम पे यकीन नहीं है। और भाई दया फिर अभिजीत बोलता है कि यकीन नहीं है तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ दरवाजा खुला है। तो दया बोलता है कि ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन बहुत जल्द फोर्स और हथकड़ी के साथ आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज, आप लोग टोनी को जानते हो? टोनी कौन है? जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगा कि अभिजीत को एक छोटा सा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसका शरीर भले ही एक है लेकिन उसमें 2 इंसान समझ सकते हैं कि 2 इंसान रहता है, एक तो खुद अभिजीत और एक टोनी। तो गाइस क्या आप सबको पता है कि आखिर ये डिसऑर्डर अभिजीत को कब से हुआ था, कौन से एपिसोड से हुआ था, आखिर कैसे हुआ था? गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि इसके बारे में भाई पूरी डिटेल में मैं वीडियो आप लोग को लाऊं तो भाई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग #टोनी लगा देना। आप लोग जितना ज्यादा लगाओगे भाई बहुत जल्द मैं वीडियो लाऊंगा। और बाकी उसके बाद सीन दिखाया जाता है पूर्वी का, जो कि पूर्वी उस प्रिया के मौत के बाद उनके घर की तलाशी लेती है तो वहां पे वो पर्चा मिल जाता है जिसके ऊपर पूरी सीआईडी टीम का नंबर दया ने लिख करके दिया होता है और पूर्वी दया सर का नंबर हैंडराइटिंग पहचान जाती है। और पूर्वी को यहाँ से पता चल जाता है कि दया जो है पूरी सीआईडी टीम पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। बाकी प्रिया ने सभी का मोबाइल लोकेशन वगैरह सारी चीजें ट्रैक करके रखी थी तो वो उन सारी डेटा से पूरी सारा केस समझ जाती है, पूरा माजरा समझ जाती है क्या क्या हुआ है कैसे हुआ है। तो वो देखती है कि हर क्राइम सीन के ऊपर अभिजीत सर का नंबर है और साथ ही में एक और बंदा है जो कि अभिजीत सर के साथ हर क्राइम सीन पर उसका मोबाइल वहां पे पाया गया है। तो पूरी उस मोबाइल को ट्रैक करवाती है और ट्रैक करा करके उसको पूरी डिटेल, उसकी फोन नंबर, उसकी एड्रेस, सारी चीजें उसको खोजवाती है। और वो नंबर बोमजो नाम के किसी आदमी का होता है और वहां पे पूरी पहुंचती है और जैसे ही पूरी पहुंचती है तो वहां पे ऑलरेडी उसका कोई मर्डर करके चला गया होता है। बाकी उस बोमजो की डेड बॉडी के पास एक फोन मिलता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होता है और वो मोनी के नाम से सेव होता है। बाकी उसके बाद दया और एसीपी सर मिलते हैं और मिलने के बाद डिस्कशन करते हैं आखिर ये टोनी है कौन, क्योंकि एसीपी सर को तो पता नहीं है टोनी है कौन, अभिजीत का टोनी से क्या संबंध है। तो दया यहाँ पर उनको समझाता है कि ये जो टोनी है अभिजीत का एक मेंटली डिसऑर्डर है, यानी कि अभिजीत का शरीर भले ही एक इंसान का है लेकिन उसके शरीर में यूं समझ ले कि 2 आत्मा रहती है, एक टोनी का और एक अभिजीत का। बाकी एसीपी सर यहाँ पे बोलते हैं कि अभिजीत यहाँ पर नाटक भी तो कर सकता है, जो अपनी पर्सनालिटी का फायदा उठा
जाकर के वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहा हो और बाद में बोलने की एक्टिंग कर रहा हो। तो यहाँ पे दया बोलता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर सालुके ने भी एक चीज़ कंफर्म किया है कि ये हमेशा अभिजीत की पर्सनालिटी में रहने वाला है। बाकी ये लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभिजीत अपने घर में होता है। घर में होने के बाद वहाँ पर अभिजीत को एक कॉल आता है और उसके बाद शायद वो ट्रिगर हो जाता है टोनी के अंदाज में और वो टोनी का मतलब वेश पकड़ता है और पकड़ने के बाद जाता है सीधा दया को मारने के लिए उसके घर में। हालांकि दया वहाँ पे नींद से जग जाता है और अभिजीत को रंगे हाथ पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद सीधा उसको ले जाते हैं सीआईडी ब्यूरो और वहाँ पे उससे पूछताछ करते हैं बहुत कड़ी तरीके से, सख्ती तरीके से, एज ए क्रिमिनल टाइप पे। वहाँ पर दया से मतलब अभिजीत से पूछताछ होती है। अभिजीत बोलता है कि मुझे यहाँ पर कोई फंसा रहा है, जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो गोवा गया। दया बोलता है कि गोवा गए थे, कैसे गए थे? तो वो बोलता है कि हम कार से गए थे। तो कार से गए थे तो कहीं पे पेट्रोल भरा हुआ होगा। तो दया बोलता है कि अभिजीत बोलता है कि नहीं, मेरी गाड़ी सीएनजी है और पूरे रास्ते में नहीं जाते वक्त और नहीं आते वक्त मैं कहीं नहीं रुका। फिर दया एक सवाल पूछता है कि गोवा गए हो तो वहाँ पे तुम तो गाड़ी में सोए नहीं होगे, तो किसी न किसी होटल में रुके होगे, तो होटल का स्लिप वगैरह कोई भी तो चीज होगा जो दिखाओ अब तुम। तो अभिजीत बोलता है कि वहाँ पे मेरे एक दोस्त का घर खाली था तो वहाँ पे मेरे पास चाबी भी थी तो मैं उसी के घर पे रह गया था। और ये सारी चीज़ों को देख करके भाई पंकज पूरी तरीके से मतलब कि पूरी तरीके से इरिटेट हो जाता है, जो कि अभिजीत सर से इस तरीके से पूछताछ हो रही थी, इस तरीके से बिहेव हो रहा था, जिसकी वजह से पंकज पूरा तरीके से परेशान हो जाता है और सोचता है कि किसी भी तरीके से कोई सबूत ढूंढ के लाऊं जिससे ये कंफर्म हो जाए कि अभिजीत सर गोवा में ही थे उस। तो पंकज जाता है गार्गी के साथ अभिजीत सर की गाड़ी को तलाश करता है और तलाश करने के साथ साथ वहां पे उसको एक तितली मिल जाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ गोवा में मिलती है। बाकी ये सबूत यहाँ पर लेकर आता है पंकज और दिखाता है और दिखाने के साथ साथ ये कंफर्म हो जाता है कि अभिजीत गुनहगार नहीं है क्योंकि वो तो गोवा में था। बट गाइस सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तो यही थी कि जैसे ही अभिजीत अपने घर पे पहुंचता है तो पता चलता है कि इस तरीके की तितली वो अपने घर में भाई मतलब कि पाल करके रखा है। 8-10 तितली वो डिब्बे में बंद करके रखा है। अब यहाँ से पब्लिक के मन में है कि क्या अभिजीत क्रिमिनल है, क्या ये सारी चीजें अभिजीत ने सोच समझ के किया है, जानबूझकर किया है, या फिर इसके पीछे कोई और बात है। दोस्तों क्या बात है, कैसे ये सारी चीजें हुई है, आखिर अभिजीत ये क्यों कर रहा है, ये सब कुछ आप लोगों को अपकमिंग वीडियोज में मिलने वाले हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बाकी दोस्तों इस एपिसोड को 10 में से आप लोग को रेटिंग करना हो तो कितना रेट दोगे आप लोग, जल्दी से आप लोग कमेंट बताइएगा।